नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद मधु चौरसिया अपनी नई कहानी लेकर आया हूं जिसका नाम है दृश्यम 3। दृश्यम 1, 2 के आगे की कहानी दृश्यम 3। तो दोस्तों पेश है दृश्यम 3। विजय सालगवाकर यानी अजय देवगन। विजय सालगवाकर की अब उम्र हो गई है और उसे नजर का चश्मा लगने लगा है। उसने अपना थिएटर बनाने के लिए बैंक से लोन लिया था, पर कुछ खर्च हो गए, जैसे कि फिल्म निर्माण, बुक प्रकाशन और भी कुछ खर्चों के कारण उसे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और जिसके कारण वो बैंक की किस्त देने में असमर्थ हो गया। तो बैंक ने भी अपना पैसा वसूलने के लिए विजय सालगवाकर के थिएटर को नीलाम कर दिया। कई लोगों ने बोली लगाई, पर जो आखिरी बोली लगाई वो थी मीरा देशमुख। यानी मीरा देशमुख यानी तब्बू ने विजय सालगवाकर का थिएटर खरीद लिया और थिएटर खरीदने के बाद वो विजय सालगवाकर के पास गई और बोली, कहाँ है मेरा बेटा? हाँ, इतने सालों से मैं तड़प रही हूं, पल पल जीती हूं और पल पल मरती हूं, इस आस में कि कभी ना कभी मेरा बेटा जरूर आएगा। बोल कहाँ है? अब लेकिन मैं तुझे भी चैन से नहीं रहने दूंगी, खून के आंसू रुलाऊंगी तुझे। ये तेरी बेटी की शादी होने वाली है ना? हाँ, देखती हूं कैसे होती है तेरी बेटी की शादी। हाँ। मीरा देशमुख ने विजय सालगवाकर को धमकी दी और वो क्या है कि मीरा देशमुख को आज तक इस बात का विश्वास नहीं है कि उसका बेटा अभी इस दुनिया में नहीं है और कानून को भी उसके बेटे की मौत का कोई सबूत न मिलने के कारण कानून की नजर में भी उसका बेटा सैम जीवित है। और फिर मीरा देशमुख तो एक माँ है, एक बेटे की माँ। वो अपने बेटे को बिगर सबूत के कैसे मान सकती है कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है? तो इसीलिए मीरा देशमुख आज भी अपने बेटे के इंतजार में बैठी है। हर वक्त उसकी नजर में उसके बेटे के हंसते खेलते दृश्य आंखों के सामने झूमते रहते हैं। और दूसरी तरफ विजय सालगवाकर ने भी 1 साल पहले अपनी बेटी अंजू की शादी तय कर दी थी। बहुत परेशानी के बाद, बहुत ढूंढने के बाद एक अच्छा परिवार उसकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि विजय सालगवाकर ने 2 करोड़ रुपए उसे देने का वादा किया था। मतलब 2 करोड़ का दहेज देने का वादा किया था। थिएटर बिक जाने के बाद विजय सालगवाकर अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए अपनी टैक्सी चलाता है और जो आदमी खुद अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए टैक्सी चला रहा हो, वो भला 2 करोड़ रुपए कहां से लाएगा? और इस 2 करोड़ के दहेज का टेंशन विजय के साथ साथ उसकी बीवी और बच्चों को भी हर समय परेशान करता रहता है। एक दिन विजय अपनी टैक्सी में बैठा किसी पैसेंजर का इंतजार कर रहा होता है, तभी उसे एक पैसेंजर मिलता है जिसे विजय जो है वहां से 150 किलोमीटर दूर काम गांव छोड़ने जाता है। पैसेंजर को वहां पर छोड़ के विजय को 2 घंटे के बाद उसी पैसेंजर को लेकर वापस आना था। विजय उसे काम गांव के एक सुनसान इलाके में बने एक बंगले के सामने उतारता है। पैसेंजर उतरने के बाद विजय से कहता है, तुम जो है 2 घंटे के बाद यहीं आ जाना। हाँ, मैं यहीं पर मिलूंगा। और हाँ, एक काम करो, तुम मेरा फोन नंबर ले लो। लिखो फोन नंबर। हाँ, 9869554443 सैम। विजय जैसे सैम का नाम सुनता है उसे याद आ जाता है उस सैम का जिसकी हत्या उससे हो गई थी। क्या क्या सोच रहे हो? सैम 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 नाम है मेरा। हाँ, लिख लो और 2 घंटे के बाद यहाँ आ जाना। हाँ, अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मुझे फोन कर लेना, मैं 5 मिनट में इधर आ जाऊंगा। ठीक है? हाँ हाँ। विजय जो है उस आदमी का नंबर लेकर चला जाता है और फिर 2 घंटे के बाद जब आता है तो वहां पर वो पैसेंजर को देखता है, लेकिन वो पैसेंजर वहां पर नहीं आया होता। तब विजय जो है पैसेंजर को फोन लगाता है और जैसे पैसेंजर को विजय फोन लगाता है, फोन बजता है एक आलीशान बंगले में और फोन उठाती है एक लेडीज और वो लेडीज होती है मीरा देशमुख, सैम की मां। और जैसे मीरा देशमुख डिस्प्ले पर विजय सालगवाकर का नंबर देखती है, वो घबरा जाती है और अपने पति महेश से कहती है, महेश देखिए, ये तो विजय सालगवाकर का फोन है।
महेश भी घबरा जाता है कि इतने सालों के बाद विजय सालगावकर का फोन फोन उठाओ। मीरा फोन उठाती है। हेलो। दूसरी तरफ विजय फोन में लेडीज आवाज सुनकर बोलता है, मैडम सैम को फोन दो। मीरा देशमुख को लगता है कि ये हमारे बेटे सैम की बात कर रहा है विजय। सैम को फोन दो। तुम क्या कह रहे हो तुम? मैडम मैं ये कह रहा हूं कि सैम को फोन दो। सैम को, हाँ सैम को फोन दो, पर सैम कहाँ है ये तो तुम्हें मालूम है। इतने साल पहले तो तुमने ही सैम को गोल कर दिया, गायब कर दिया था। विजय कहाँ है सैम हमारा? हाँ कहाँ, बोलो। विजय आप कौन बोल रही हैं? मैं मीरा देशमुख बोल रही हूँ, सैम की माँ। बोलो विजय, सैम कहाँ है? तुम हमारे सैम को वापस कर दो, हमें दे दो सैम को। तुम जो कुछ कहोगे हम देंगे, जितना पैसा कहोगे हम देंगे, हमारे सैम को दे दो विजय। विजय, मीरा देशमुख, सॉरी मैडम गलती से फोन लग गया। विजय फोन काट देता है। तब मीरा देशमुख उसको 2-3 बार फोन और लगाती है, लेकिन विजय फोन नहीं उठाता है और इसलिए विजय फोन से परेशान होकर फोन स्विच ऑफ कर देता है। तभी जो है एक फोन की घंटी और बजती है, और वो फोन की घंटी बजती है विजय सालगावकर के घर में। फोन उठाती है उसकी बीवी नंदिनी। हेलो। दूसरी तरफ जो है वही पैसेंजर होता है जिसको विजय ने अभी छोड़ा था। मैडम यहाँ पर एक टैक्सी का एक्सीडेंट हो गया और उसने इस नंबर पर बताने के लिए कहा। नंदिनी घबरा जाती है। हाँ एक्सीडेंट हो गया, विजय का एक्सीडेंट हो गया, कहाँ है विजय? हाँ वो कहाँ है? पैसेंजर, उसे मेरे दोस्त हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल? कौन सा हॉस्पिटल लेकर गए? अब ये तो मुझे नहीं पता। एक काम करो, मेरा दोस्त सैम उसे लेकर गया। आप सैम का नंबर ले लीजिए और फिर उसे फोन करके पता कर लीजिएगा कि वो किस हॉस्पिटल में लेकर गया। हाँ सैम, हाँ नंबर दीजिए। हाँ, नंदिनी जो है पैसेंजर से नंबर लेती है और उस नंबर पर फोन लगाती है। फोन की घंटी बजती है मीरा देशमुख के बंगले में, यानी मीरा देशमुख के फोन में। मीरा देशमुख फिर फोन उठाती है और डिस्प्ले पर देखती है नंदिनी सालगावकर। महेश, ये विजय की बीवी नंदिनी का फोन है। महेश उठाओ, फोन उठाओ, देखते हैं। मीरा फोन उठाती है। हेलो। नंदिनी लेडी आवाज सुनकर, उसे तो जेंट्स से बात करनी थी, नंदी लेडी आवाज सुनकर हेलो हेलो, आप सैम को फोन दीजिए, मुझे सैम से बात करनी है। सैम को फोन दे? अरे तुम लोग क्या नाटक लगा रखे हो? इसमें नाटक की क्या बात है? अरे सैम को फोन दो, मुझे सैम से बात करनी है। नंदिनी, तुम्हें समझ में नहीं आता? सैम को तो तुमने कई साल पहले तुम लोगों ने ही गायब कर दिया था। तुम्हें ही पता होगा कि सैम कहाँ है। हाँ कहाँ है सैम? बोलो। आप कौन बोल रही? मैं सैम की माँ मीरा देशमुख बोल रही हूँ। देखो नंदिनी, तुम्हें जो चाहिए हम देंगे, जितना पैसा चाहिए हम देंगे। 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, हम आप तुम्हारा थिएटर भी वापस कर देंगे, पर हमारा सैम हमें वापस कर दो। सैम हमें वापस कर दो नंदिनी। मीरा देशमुख, हाँ वो गलती से नंबर लग गया। हाँ, नंदिनी फोन काट देती है और वो घबरा जाती है और सोचने लगती है कि ये मीरा देशमुख को फोन कैसे लग गया। वो नंबर फिर से मिलाती है, लेकिन उस पैसेंजर ने वही नंबर दिया था जो नंदिनी ने लगाया है। और दूसरी तरफ हम दिखाते हैं कि मीरा देशमुख और महेश के इस तरह नंदिनी और विजय का फोन से उनके बेटे सैम को पूछना बड़ा आश्चर्य लगता है, और उन्हें यह भी लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा बेटा सैम जीवित हो, और अगर जीवित नहीं है तो नंदिनी और ये विजय फोन में हमारे बेटे को हम ही से क्यों पूछ रहे हैं। मीरा, मुझे भी लग रहा है कि हमारा बेटा जिंदा है, जीवित है,
अगर अगर कुछ हुआ होता तो आज तक तो कोई ना कोई सबूत मिला होता। हाँ, जरूर हमारा बेटा जीवित है। महेश, और अगर हमारा बेटा जीवित है तो वो फोन करके हम ही से क्यों फोन पूछ रहे हैं? अब ये तो विजय और उसकी बीवी नंदिनी को पता होगा। दूसरी तरफ हम दिखाते हैं कि विजय साल गवाकर अपने घर आता है और घर में वो अपनी बीवी से बात करता है तो उसकी बीवी जो उसके साथ घटना हुई थी वो बताती है कि वो किस तरह उसके पास एक आदमी का फोन आया जिसने कहा कि विजय सालगवाकर का एक्सीडेंट हो गया है। उसने फोन नंबर दिया और जब फोन लगाया तो वो मीरा देशमुख को लगा। तब विजय भी बताता है कि मुझे भी एक पैसेंजर ने नंबर दिया था और जब मैंने फोन लगाया तो वो भी मीरा देशमुख को लगा। विजय सोचता है ये एक इत्तेफाक नहीं हो सकता है। तब नंदिनी कहती है, अच्छा तुमने उस पैसेंजर की फोटो नहीं खींच ली? मोबाइल से फोटो खींच लेना चाहिए था, तस्वीर। हाँ, तो एक सबूत हो जाता। हाँ, पर मुझे थोड़ा मालूम था कि ये इतना ऐसा करने वाला है। हाँ, दोनों अपनी बातें करते हैं और इसके बाद हम दिखाते हैं कि मीरा देशमुख के पास पैसेंजर का फोन आता है। हेलो हेलो मैडम, आप इतने सालों के बाद अपने बेटे सैम को जीवित देखना चाहती हैं? मीरा, हेलो हेलो, कौन बोल रहे हो तुम? हेलो हेलो, कौन बोल रहे हो? मैडम, मैं कौन बोल रहा हूं ये जानने की आपको जरूरत नहीं है। बस मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या अपने बच्चे को, अपने बेटे सैम को जीवित देखना चाहती हो? हाँ हाँ, कहाँ है मेरा बेटा? हाँ, मेरा बेटा मुझे दे दो। मेरा बेटा दे दो मुझे। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? बोलो, तुम्हें जो चाहिए हम देंगे। मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए। 10 करोड़ रुपए। हाँ हाँ, हम दे देंगे हम, पर हमारे बेटे से हमारी बात कराओ। हाँ हाँ, हमारे बेटे से बात कराओ। ठीक है, अपने बेटे से बात करो। दूसरी तरफ मीरा का बेटा बात कर रहा। हेलो मम्मी, मैं सैम बोल रहा हूं। सैम बेटे, सैम बोल रहा हूं। लेकिन बेटे, अगर तुम हमारे बेटे सैम बोल रहे हो तो तुम हमारे कुछ सवालों का जवाब दो, तभी हमें विश्वास होगा कि तुम हमारे बेटे सैम हो। हाँ, बोलो, दोगे हमारे सवालों का जवाब? हाँ मम्मी, आप पूछो, मैं आपके सारे सवालों का जवाब सही दूंगा। मम्मी, पूछो, आप जो पूछना चाहते हो। अच्छा, ये बताओ बेटे कि 16वें जन्मदिन में हमने तुम्हें क्या गिफ्ट किया था? आपने मुझे मेरी मनपसंद मोबाइल गिफ्ट किया था मम्मी। हाँ, और ऐसे ही कई सवाल मीरा देशमुख फोन में सैम से पूछती है और वो जो सैम है मीरा देशमुख के सारे सवालों का जवाब सही देता है। और कुछ जवाब तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ मीरा और सैम ही को पता होता है। मतलब मीरा और सैम की बातें ही हुई होती है और उन सारे सवालों का सही जवाब मिलने के कारण मीरा और महेश दोनों को ऐसा लगने लगता है कि हमारा बेटा जीवित हो सकता है और वो लोग फिरौती का 10 करोड़ रुपए देने के लिए राजी हो जाते हैं। अब मीरा और महेश पुलिस में तो जा नहीं सकते थे, इसीलिए मीरा अपने दोस्त आईजी तरुण अहलावत को फोन करती है, उससे कुछ सलाह मशवरा लेने के लिए। मीरा फोन लगाती है और तरुण अहलावत मीरा की सारी बातें सुनने के बाद मीरा से कहता है कि तुम एक काम करो, उसको फिरौती का 10 करोड़ रुपए दो और मैं विजय के पीछे अपने 2 जासूस लगा दे रहा हूं जो कल से ही विजय के ऊपर नजर रखेंगे और फिर जो विजय गतिविधि करेगा तो हमें पता चलेगा। हाँ मीरा, ठीक है, हम 10 करोड़ का इंतजाम करके उसे दे रहे हैं। मीरा और महेश
किडनैपर की बताई हुई जगह में फिरौती का 10 करोड़ रुपए रखने जाते हैं और जब वो 10 करोड़ रुपए रख रहे होते हैं तभी उनकी नजर पड़ती है कुछ दूर पर विजय सालगवाकर अपनी टैक्सी में बैठा हुआ है। मीरा और महेश वहां से चले जाते हैं। तभी हम दिखाते हैं कि एक आदमी वो पैसों से भरा बैग लेकर वहां से जाता है और विजय की टैक्सी में बैठ जाता है। विजय अपनी टैक्सी में उसे ले जाकर उसे एक करीब 15 किलोमीटर दूर एक जंगल में बने घर में उतारता है। व्यक्ति उतरता है और अपने मोबाइल से विजय को पेमेंट करने की कोशिश करता है, पर सर्वर डाउन हो जाने के कारण वो गूगल पे नहीं कर पाता। तब व्यक्ति कहता है, ड्राइवर साहब आप 2 मिनट रुकिए, मैं जो है घर के अंदर से आपको पैसा लेकर आता हूँ, ये गूगल पे हो नहीं रहा और पॉकेट में इतना पैसा है नहीं, आपको 420 रुपए देना है, मैं घर से लेकर आता हूँ, आप 2 मिनट रुकिए। व्यक्ति जो है दोनों बैग उठाकर अपने घर के अंदर चला जाता है। विजय सालगवाकर वहां पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा है और उस इंतजार करते करते उसे 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट हो जाता है। तभी घर के अंदर से कराहने की आवाज आती है, ड्राइवर साहब, ड्राइवर साहब, ड्राइवर साहब। विजय आवाज सुनकर घर के अंदर जाता है तो देखता है कि व्यक्ति जो है एक किनारे गिरा पड़ा हुआ है। व्यक्ति उसे उठाने की कोशिश करता है। जब व्यक्ति जो है उठाने की कोशिश करता है तब व्यक्ति उसे इशारा करता है कि उसके हाथ में एक पंप है जो दमा के अटैक के समय इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल व्यक्ति को दमा का अटैक पड़ा हुआ है और वो जो पंप से पंप कर रहा है उसकी दवा खत्म हो गई है। तब व्यक्ति कहता है, ड्राइवर साहब, इसकी दवा खत्म हो गई, वो अलमारी में दवा रखी है, वो पंप दीजिए। विजय सालगवाकर जो है अलमारी पे देखता है, अलमारी पे पंप रखा होता है, वो उठाकर व्यक्ति को देता है। व्यक्ति जो है पंप अपने मुंह पे व्यक्ति की तबीयत सुधरने लगती है और वो थोड़ा सामान्य होने लगता है। जब व्यक्ति विजय से कहता है, ड्राइवर साहब, आज आपने मेरी जान बचा ली, दमा का अटैक पड़ गया था, अगर आप 5 मिनट और नहीं आते तो मैं मर जाता। हाँ, मैं मर जाता। विजय सालगवाकर व्यक्ति को उठाकर एक टेबल पर बैठालता है, लकड़ी की टेबल पर। व्यक्ति जमीन से उठता है और उस लकड़ी की टेबल पर बैठ जाता है और व्यक्ति विजय से कहता है, ड्राइवर साहब, मैं आपका एहसान तो भूल नहीं सकता। आपने आज मेरी जान बचाई है, अगर आप नहीं होते तो आज मैं मर जाता। एक काम करिए, आप ये 50,000 रुपए रख लीजिए। हाँ विजय, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आप रखिए, मैं आपके काम आया, ये मेरे लिए सौभाग्य की। नहीं देखिए, वो तो ठीक है, लेकिन आप ये रख लीजिए। विजय के लाख मना करने के बाद भी व्यक्ति जो है विजय को जबरदस्ती उनके बीवी बच्चों की कसम देकर उसे 50,000 रुपए दे देता है। और क्योंकि विजय को भी पैसे की जरूरत थी तो विजय भी 50,000 रुपए रख लेता है। जैसे विजय जाने लगता है, व्यक्ति, ड्राइवर साहब, वो सामने मेरी दवा की कांच की बोतल रखी है, थोड़ा उठा दीजिए और यहाँ ये टेबल पे रख दीजिए, मैं थोड़ा उसे पी लूँगा तो मेरी तबीयत पूरी तरह ठीक हो जाएगी। हाँ, विजय जो है वो कांच की बोतल उठाकर व्यक्ति के सामने पड़ी मेज पर रख देता है और वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम दिखाते हैं कि मीरा और महेश का लड़का सैम जब 10 करोड़ रुपए देने के बाद भी उनके पास वापस नहीं आता है तो मीरा गुस्से में आग बबूली होती है और वो रिवॉल्वर निकालकर विजय और उसके परिवार को मारने के लिए निकल जाती है। वो सीधे उसके घर में जाती है, देखती है दरवाजा बंद है, विजय के दरवाजे में लात मार के विजय के घर के दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है।
दरवाजे के पीछे यानी विजय के घर के अंदर उसकी बीवी और दोनों बेटियां रहती हैं। वो इस तरह से दरवाजे पर की आवाज सुनकर दरवाजे के पास जाती हैं और दरवाजे के होल से देखती हैं तो देखती है कि मीरा देशमुख हाथ में रिवॉल्वर लिए दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही है। नंदिनी और दोनों बेटियां घबरा जाती हैं। तुरंत वो पुलिस को 100 नंबर पे डायल करती हैं और यहाँ पर मीरा जो है लात में लात मार रही है, दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही है। दरवाजा टूटने ही वाला होता है तभी जो है पुलिस आ जाती है और पुलिस के साथ उसका पति महेश देशमुख। पुलिस उसे रोकती है पर मीरा रुकती नहीं है। पर महेश जो है उसे समझा बुझाकर अपनी बीवी मीरा को समझाता है, बुझाता है और उसे रोकता है और उसके हाथ से रिवॉल्वर ले लेता है। मीरा वहां पर खड़ी बार बार चिल्ला रही है, इसे जब 10 करोड़ रुपए दे दिया तो इसने मेरे बेटे को क्यों नहीं छोड़ा? 10 करोड़ रुपए भी ले लिए और मेरे बेटे को भी नहीं छोड़ा। मैं नहीं छोड़ूंगी, जान से मार दूंगी। मीरा को महेश समझाने की कोशिश करता है। देखो, हम पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस को बताएंगे, जो कुछ होगा तो तभी जो है वहां पर विजय सालगवाकर की टैक्सी आकर रुकती है। विजय सालगवाकर टैक्सी से उतरकर अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तभी मीरा उसको देखकर, ये है, इसी ने लिए है 10 करोड़ रुपए। विजय, जब हमने तुझे 10 करोड़ रुपए दे दिए तो तूने हमारे बच्चे को क्यों नहीं छोड़ा? बोल, कहाँ है हमारा बेटा? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, जान से मार दूंगी। बोल बोल, हमारा बेटा कहाँ है? बोल बोल, हमारा बेटा कहाँ है? विजय को कुछ समझ में नहीं आता। वो अपने आप को छुड़ाकर अपने घर के अंदर जाता है और वो घर के अंदर जाकर देखता है कि उसकी बीवी और दोनों बेटियां घबराई हुई हैं, परेशान है। विजय दोनों को अपने गले से लगाता है और कहता है कि कुछ नहीं होगा तुम्हें, मेरे रहते हुए कुछ नहीं होगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, दूसरी तरफ हम दिखाते हैं कि आईजी तरुण अहलावत के फोन की घंटी बजती है। अरुण अहलावत फोन उठाते हैं, हेलो। दूसरी तरफ होती हैं 2 लड़कियां। हेलो सर, आपने हमें विजय सालगवाकर के ऊपर नजर रखने को कहा था। हम कल से उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं और आज सुबह करीब 10-11 बजे मीरा देशमुख और महेश देशमुख एक बैग छोड़ के गए थे, जिसे एक व्यक्ति ने उठाया और वो विजय सालगवाकर की टैक्सी में बैठ गए और फिर विजय सालगवाकर ने उसे उसके घर में छोड़ दिया। अच्छा, वो जरूर विजय का साथी रहा होगा। वो आदमी कहाँ है जिसने बैग उठाया था, जिसे विजय ने छोड़ा? वो अपने घर में है। घर में है? हाँ। और सर, हमने उसकी कई तस्वीरें ली हैं, कुछ वीडियो भी लिए हैं। हाँ ठीक है, तुम तस्वीर और वीडियो भेज दो और हाँ, उसके घर का लोकेशन भेजो जल्दी। हाँ, आईजी तरुण के मोबाइल में उसके घर का लोकेशन और फोटोज आ जाते हैं। अब फोटो देखते हैं और इंस्पेक्टर गायतोंडे से कहते हैं, गायतोंडे, यहां से 15 किलोमीटर दूर का ये लोकेशन है, तुम जल्दी जाओ। यहां पर एक व्यक्ति लुका हुआ है इस घर में, उसे जाके जल्दी गिरफ्तार करो, जल्दी जाओ। इंस्पेक्टर गायतोंडे अपने साथ 7-8 पुलिस वालों को लेकर वहां से उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम दिखाते हैं कि पुलिस विजय सालगवाकर से पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन पर लेकर आती है। विजय सालगवाकर बैठा हुआ है और सामने आईजी तरुण अहलावत और अरुण अहलावत के बगल में मीरा और महेश। तरुण, तो 10 करोड़ रुपए लेने के बाद भी तुमने सैम को नहीं छोड़ा। विजय, सर मैंने कोई 10 करोड़ रुपए नहीं लिए, मुझे इन सब चीजों। अच्छा, तो तुमने कोई 10 करोड़ रुपए नहीं लिए? ये फोटो देखते हो, ये तुम्हारा साथी है ना, इसने ही 10 करोड़ से भरा बैग उठाया और तुम्हारी गाड़ी में बैठा और जिसे तुम छोड़ के आए हो। पर सर, ये तो पैसेंजर है जिसे मैंने उसके घर तक छोड़ दिया। अच्छा, तभी जो है हम दूसरी तरफ दिखाते हैं कि इंस्पेक्टर गायतोंडे उस व्यक्ति के घर के अंदर जाते हैं और जैसे ही घर के अंदर जाते हैं देखते हैं घर का सारा सामान फैला हुआ है।
पर घर के अंदर कोई नहीं है। वो देखते हैं कि जगह जगह में खून के छींटे पड़े हुए हैं। एक लकड़ी की टेबल जो गिरी हुई पड़ी हुई है, वहां पर एक बोतल कांच की पड़ी हुई है, खून से सनी। उस बोतल को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इस बोतल से किसी को मार के खून किया हो। पूरी बोतल खून से सनी है, पूरा कमरा खून से लथपथ है। और इंस्पेक्टर गायकवाड़ को कुछ समझ में नहीं आता। वो पूरे घर की तलाशी लेता है, लेकिन उस घर में कोई नहीं मिलता। तब गायकवाड़ आईजी अरुण अहलावत को फोन करते हैं। यार इधर मैं आया, इधर तो कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन पूरा घर तहस नहस है, कुछ खून के छींटे हैं, एक बोतल पड़ी है, लगता है इसी से किसी का मर्डर हुआ है। कुछ यहाँ से ऐसा कुछ घसीटने के ऐसा लगता है कि किसी को मार के इधर से घसीट के कहीं और ले गए हैं। तो अच्छा कोई नहीं है वहाँ पर। एक काम करो, तुम वहाँ से चले आओ, मैं फॉरेंसिक वालों को भेजता हूँ, वो वहाँ से सबूत इकट्ठा करेंगे। ठीक है सर। हाँ अच्छा ठीक है। अच्छा एक काम करो, तुम अभी वहाँ पर रहो, जब तक फॉरेंसिक वाले नहीं आ जाते हैं तुम वहीं पर रहना। ठीक है? ठीक है सर। हाँ तुम्हारा साथी तो भाग गया। किसका खून किया विजय तुमने? सर मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हें कुछ नहीं मालूम। तभी जो है मीरा की नजर विजय की उंगलियों में पड़ती है। विजय की उंगली देखती है मीरा देशमुख। विजय की उंगली थोड़ा लाल हो रही होती है। तब मीरा जो है आईजी तरुण से कहती है, तरुण मैंने 10 करोड़ की नोटों की गड्डी में एक पाउडर डाला हुआ था, चिंग ब्लू। वो पाउडर वैसे दिखता तो नहीं है, लेकिन गीला होने में लाल हो जाता है। और विजय सालगवाकर की भी उंगलियां लाल हो रही हैं। तो कहीं इसने उस 10 करोड़ में से गिनती किया होगा, पैसा ऐसा निकाला होगा, इसलिए शायद। तरुण, चिंग ब्लू पाउडर क्यों? ये उंगली तेरी लाल क्यों है? विजय सर मुझे नहीं पता, ये मेरी उंगली कैसे लाल हो गई मुझे नहीं पता। तरुण, कुछ पुलिस वालों से इसकी तलाशी लो अच्छी तरीके से। इसकी तलाशी में जो है विजय के पास पर्स, फोन और साथ में निकलता है वो 50,000 रुपए जो व्यक्ति ने उसे दिया था। तरुण रुपयों की गड्डी देखता है और धूप लगाकर रुपयों पर रगड़ता है। देखता है कि उंगली लाल हो गई। तभी मेरा दुष्मुख कहती है, तरुण मुझे लगता है कि ये 50,000 रुपए उसी 10 करोड़ में से है। हाँ उसी 10 करोड़ में से है, क्योंकि मेरी उंगली भी लाल हो गई है। क्यों, बस हो गया? कहां से आए तेरे पास ये पैसे? सर वो मैं तो मुझे तो एक पैसेंजर ने दिया है, वो उसको मैंने 50,000 रुपए। क्यों, लंदन से लेके आया था? हाँ तरुण अहलावत तुरंत जो है कुछ पुलिस वालों को लेके विजय के घर जाते हैं, विजय की तलाशी लेने, और विजय को लॉकअप में बंद कर देते हैं। अरुण अहलावत रात भर विजय की घर की तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। लेकिन आखिरी में उनकी नजर जाती है उसकी कार पर। हमने सब जगह देख लिया, लेकिन इसकी कार नहीं देखा। पुलिस वालों से कहते हैं कि इस कार की तलाशी लो। पुलिस वाले विजय की टैक्सी की तलाशी लेते हैं, और तलाशी के दरमियान विजय की टैक्सी की पिछली सीट के नीचे से 4,99,50,000 रुपए मिलते हैं। यानी 4,99,50,000 टैक्सी से और 50,000 रुपए विजय के पास से। पूरे 5 करोड़ रुपए विजय के पास से बरामद होते हैं। यहां पर यह एपिसोड
खत्म होता है। अब क्या होगा आगे? विजय सालगांवकर के पास से मिले 5 करोड़ रुपए और किडनैपर के साथ विजय की तस्वीरें ये साबित करती हैं कि विजय ने ही किडनैप किया है। और हो भी सकता है क्योंकि विजय को भी 2 करोड़ रुपए की जरूरत है अपनी बेटी की शादी में दहेज देने के लिए। तो किसने किया ये किडनैपर? विजय ने। अभी तक तो सारे सबूत यही कह रहे हैं कि विजय ने ही किडनैप किया है। तो आगे देखते हैं क्या हुआ है। तब तक के लिए अलविदा।